हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को विद्युत धारा अर्थात इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया जाएगा। इसके पहले आप लोगों को बताया गया था कि विद्युत दो प्रकार के होते हैं, एक अस्थिर विद्युत और दूसरा धारा विद्युत, जिसे हम विद्युत धारा भी कहते हैं। तो आज हम लोग विद्युत धारा के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप लोगों को पहले भी बताया गया था कि इस चैप्टर के अंतर्गत आप लोगों को सिर्फ धारा विद्युत के बारे में ही पढ़ना है। अस्थिर विद्युत के बारे में आप लोगों को आगे उच्च कक्षाओं में पढ़ने के लिए मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा पहले हम लोग दोनों का परिचय ले लें कि अस्थिर विद्युत क्या है और धारा विद्युत क्या है। साथ ही धारा विद्युत के गुण धर्म से संबंधित बहुत सारी बातों को एक एक करके हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो अस्थिर विद्युत आप लोग व्यवहारिकतः एक प्रयोग करके देखे होंगे, और अगर नहीं किए होंगे तो आगे करके देख सकते हैं कि जब हम किसी प्लास्टिक की कंघी को अपने सूखे बालों से इस प्रकार रगड़ते हैं और कुछ देर रगड़ने के बाद जब उस कंघे को हम छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के समीप ले जाते हैं तो हम देखते हैं कि वह कंघा कागज़ के उन छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेने का काम करता है। अब प्रश्न है कि ऐसा क्यों होता है। तो जब हम प्लास्टिक की कंघी को अपने सूखे बालों से रगड़ते हैं तो आप लोगों को बताया जा चुका है कि घर्षण के फलस्वरूप आवेश उत्पन्न होता है। घर्षण के फलस्वरूप क्या उत्पन्न होता है? आवेश। और यहाँ कंघी में जो आवेश उत्पन्न हुआ वह जिस बिंदु पर यानी जिस स्थान पर उत्पन्न होता है उसी स्थान पर केंद्रित रहता है, यानी वह वहाँ से उस स्थान से दूसरे स्थान यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर उसका गमन नहीं होता है। चूँकि आप लोग ये भी जान गए कि प्लास्टिक जो कि विद्युत का कुचालक पदार्थ होता है। कैसा? कुचालक पदार्थ। अतः यही कारण है कि उसमें उत्पन्न आवेश जिस बिंदु पर उत्पन्न होता है उसी बिंदु पर केंद्रित रहता है। इस प्रकार उत्पन्न आवेश को या विद्युत को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो अस्थिर विद्युत यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अर्थात अस्थिर विद्युत क्या है ये आप लोग समझ गए है ना। अगर हमको बताना हो तो बस इतना ही बोलेंगे कि वैसा विद्युत जो जिस बिंदु पे उत्पन्न होता है उसी बिंदु पर केंद्रित रहता है, अर्थात जिसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, तो वैसे विद्युत को ही क्या कहते हैं? अस्थिर विद्युत। अब दूसरा जो हम लोग को मुख्य रूप से पढ़ना है धारा विद्युत यानी विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर नाम से ही स्पष्ट हो रहा है ना कि वैसा विद्युत जिसे प्रवाहित कराया जा सकता है ना, किसी स्रोत के माध्यम से किसी चालक पदार्थ के माध्यम से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, या यूं कहें कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करवाया जा सकता है, तो वैसे विद्युत को ही हम लोग क्या कहते हैं? धारा विद्युत या विद्युत धारा। तो आगे हम इसी विद्युत धारा के बारे में जानेंगे कि विद्युत धारा क्या है, कैसे प्रवाहित होता है ना। इस सारी बातों को एक एक करके हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो
अब यहाँ पर विद्युत धारा को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम मान लिया जाए कि ये दो कोई पिंड है, कोई दो पिंड है। एक पिंड जिसे हम उच्च विभव पर मानते हैं और दूसरा पिंड जिसे निम्न विभव, यानी इसका विभव निम्न है, तो उच्च विभव और निम्न विभव। यानी कहने का अभिप्राय कि ये जो दोनों पिंड है, इन दोनों पिंडों के विभव का मान असमान है, यानी अलग अलग है, एक का उच्च है और दूसरे का निम्न है। अब इस तरह से है ना, दो असमान विभव वाले, दो असमान विभव वाले है ना पिंडों को जब हम किसी चालक तार के माध्यम से जोड़ देते हैं, किसके माध्यम से? किसी चालक तार के माध्यम से जब जोड़ देते हैं तो हम देखते हैं कि उस चालक के अनुदिश, उस चालक से होकर चालक के अनुदिश विद्युत धारा, आई मीन्स विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का गमन होने लगता है। विद्युत धारा का क्या होने लगता है? गमन। अब प्रश्न उठता है कि विद्युत धारा का गमन क्यों होने लगता है? चूंकि जैसे ही इन दोनों असमान पिंड वाले, असमान आवेश वाले पिंडों को जब हम आपस में चालक तार के माध्यम से जोड़ते हैं तो वैसी स्थिति में है ना, इस चालक से होकर, इस चालक तार से होकर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने लगता है। किसका? इलेक्ट्रॉनों का। और यह प्रवाह है ना, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक प्रवाह भी कह सकते हैं। कैसा प्रवाह? इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक प्रवाह, जिसकी दिशा सदैव निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह सदैव किस विभव से किस विभव की ओर होती है? तो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, है ना। और चिन्ह परिपाटी के अनुसार विद्युत धारा की दिशा, चालक से होकर प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा I की दिशा सदैव इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत माना जाता है। अर्थात अगर हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्न विभव से किधर हो रहा है? उच्च विभव की ओर, तो वैसे स्थिति में हम है ना ये ध्यान रखेंगे कि विद्युत धारा का प्रवाह सदैव उच्च विभव से किधर होगा? निम्न विभव की ओर। उच्च विभव से निम्न विभव। याद रखिएगा, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किस दिशा से किस दिशा में होता है, तो सीधे हमारा जवाब होगा कि निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। विद्युत धारा का प्रवाह किस दिशा से किस दिशा में होता है, तो कहेंगे कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। अब देखिए, बात रही विद्युत धारा, तो पहले भी आप लोगों को विद्युत धारा किसको कहते हैं बताया गया था कि इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को, इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। इलेक्ट्रॉनों के या आवेश भी बोलेंगे कि आवेशों के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। लेकिन अब यहाँ पर चूंकि बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह, लेकिन देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर हो रहा है, जबकि विद्युत धारा का प्रवाह किस दिशा से किस दिशा में? तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर हो रहा है। अतः इससे एक बहुत बड़ा तथ्य उभर कर सामने आता है कि विद्युत धारा का प्रवाह मीन्स इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं। याद रखिएगा कि विद्युत धारा का प्रवाह का मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता तो फिर विद्युत धारा की दिशा भी कैसी होती? निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। जबकि हम कह रहे हैं कि विद्युत धारा की दिशा सदैव उच्च विभव से
निम्न विभव की ओर। तो जैसे ही निम्न विभव से उच्च विभव की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह प्रारंभ होता है, वैसे ही है ना धनावेश का प्रवाह, किसका प्रवाह, धन आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव, है ना, धनावेश यानी प्रोटॉनों का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होना शुरू हो जाता है। अर्थात विद्युत धारा का प्रवाह मीन्स धनावेश का प्रवाह। किसका प्रवाह, धन आवेश का प्रवाह होता है। अब इतनी सारी बातें है ना, अब यहाँ पे हम लोग जान गए। अब देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे, है ना, विद्युत धारा को हम लोग किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। सिंपल है ना। वैसे तो आप लोगों को बहुत ही इजी वे में परिभाषा बताया गया अभी, है ना। कुछ देर पहले हम विद्युत धारा की परिभाषा बोल रहे थे कि किसी चालक, सीधे बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। कुछ लोग इसी को कहते हैं कि आवेशों के सतत प्रवाह को, आवेशों के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन अब इसका हम लोग अपने स्टैंडर्ड के अनुसार परिभाषित जब करेंगे, तो जैसे मान लिया जाए ये कोई चालक तार है और यह इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया, है ना। क्या हो गया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, है ना, अर्थात एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इतना तो कंफर्म है ना, कि विद्युत धारा के प्रवाह के क्रम में इलेक्ट्रॉन चालक से होकर क्या प्रवाहित होता है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का प्रवाहित, है ना, होने का अर्थ है आवेश का प्रवाह, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के साथ क्या रहता है, आवेश, है ना। इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है। तो विद्युत धारा की जो परिभाषा बताएंगे उसमें हम यही कहेंगे कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट यानी क्रॉस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर, अनुप्रस्थ काट से होकर प्रवाहित होने वाले आवेश, प्रवाहित होने वाले आवेश की दर को, प्रवाहित होने वाले आवेश की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। जैसे सपोज दैट कि मान लिया जाए ये कोई चालक तार हुआ, इसका ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया, अर्थात एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इससे मान लेते हैं कि 1 सेकेंड में, कितने सेकेंड में, है ना, तो 1 सेकेंड, है ना, में मान लिया जाए, है ना, कितना Q आवेश, कितना आवेश, Q कूलम्ब, कितना आवेश, Q कूलम्ब आवेश, है ना, प्रवाहित होता है। 1 सेकेंड मीन्स इसी को हम एकांक समय भी बोल सकते हैं। 1 सेकेंड ना बोल करके क्या बोलेंगे, एकांक समय या इकाई समय। तो किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर एकांक समय में Q कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है। कितना कूलम्ब, Q कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो उस स्थिति में इस चालक से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा, विद्युत धारा I, विद्युत धारा I बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे कि आवेश, क्योंकि आवेशों की दर, परिभाषा पर फिर हम इसको, है ना, लेकर चलेंगे। तो आवेश बटा क्या, समय, अर्थात आवेश क्या हो गया Q, और समय को क्या से इंडिकेट करेंगे, T, टाइम। तो विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा, आवेश बटा समय, अर्थात, है ना, कहने का अभिप्राय कि I इक्वल टू क्यू बाई टी, I इक्वल टू क्यू बाई टी। इसीलिए परिभाषा यहाँ पर दिया गया कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर, अनुप्रस्थ काट से होकर प्रवाहित होने वाले आवेशों की दर को, प्रवाहित होने वाले आवेशों की दर को, या फिर आवेशों की दर हटाएंगे अगर बोलेंगे नहीं,
तो फिर उसके जगह पे क्या बोलेंगे कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर 1 सेकेंड में प्रवाहित होने वाले आवेश को 1 सेकेंड में प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। और 1 सेकेंड नहीं बोलेंगे तो सीधे बोलेंगे कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर प्रवाहित होने वाले आवेशों के दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा, अर्थात I बराबर Q/T। अब चूंकि देखिए आप लोग को पहले ही बताया गया कि Q आवेश को इंडिकेट कर रहा है और T मीन्स टाइम, तो Q इक्वल टू आवेश चार्ज है ना, और आवेश का SI मात्रा क्या होता है? कूलम, जिसे C से इंडिकेट करते हैं ना, और समय टाइम, इसका SI मात्रा क्या होता है? सेकेंड। क्या होता है? सेकेंड, है ना। यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कूलम प्रति सेकेंड। ठीक है, क्या लिखेंगे? कूलम प्रति सेकेंड। ठीक है, ध्यान देते चलिएगा। अब मान लिया जाए कि किसी चालक की अनुप्रस्थ काट से होकर, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर 1 सेकेंड में, कितना सेकेंड में? 1 सेकेंड में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है? 1 कूलम। मान रहे हैं कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर 1 सेकेंड में कितना कूलम आवेश? 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। अतः उस परिस्थिति में उस चालक से होकर प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा I, है ना, विद्युत धारा I का परिमाण कितना हो जाएगा? 1 कूलम प्रति सेकेंड। और ध्यान दीजिएगा कि इसी 1 कूलम प्रति सेकेंड को 1 एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कूलम प्रति सेकेंड को ही क्या कहा जाता है? एम्पियर। क्या कहा जाता है? एम्पियर, जो कि विद्युत धारा का SI मात्रक है। विद्युत धारा का SI मात्रक, एम्पियर एक वैज्ञानिक का नाम था, और उन्हीं के सम्मान में विद्युत धारा का SI मात्रक कूलम प्रति सेकेंड के स्थान पर क्या रखा गया? एम्पियर। यानी अब आपसे कोई ये पूछे, ये सवाल करे कि 1 एम्पियर विद्युत धारा किसको कहते हैं? 1 एम्पियर विद्युत धारा किसको कहते हैं? तो आप आसानी से यहां से बोल दीजिएगा, है ना, कि यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर कितने सेकेंड में? 1 सेकेंड में। कितने सेकेंड में? Q की जगह पे अब क्या बोलेंगे कि 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो उस चालक से होकर प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा I का परिमाण क्या कहलाता है? 1 एम्पियर विद्युत धारा कहलाता है। क्या कहलाता है? 1 एम्पियर विद्युत धारा। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और आपको ध्यान देना है कि जैसे इसी में, है ना, आगे हम चलते हैं। मान लिया जाए ये चालक तार हमारा था एल्यूमिनियम का अथवा, है ना, तांबे का या किसी भी, है ना, सुचालक पदार्थ का। ये कोई चालक है, कंडक्टर ए, इसकी मोटाई हो गई। अब हम बोल रहे थे इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किसी चालक के अनुप्रस्थ, बीच में हम इसका अनुप्रस्थ काट, है ना, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिखा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बोलने के क्रम में हम यही बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। लेकिन हम लोग अपने माइंड में इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता है, बल्कि इलेक्ट्रॉनों का अपवाह होता है। प्रवाह नहीं बल्कि क्या, याद रखिएगा, अपवाह, है ना। अब यहां पर प्रवाह और अपवाह का अर्थ क्या हुआ?
प्रवाह मीन्स करने का मतलब कि इस अनुप्रस्थ काट से होकर इलेक्ट्रॉन एक दिशा से दूसरे दिशा में, है ना, जितने भी इलेक्ट्रॉन है, जितने भी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स है ना, सब एक दिशा से दूसरी दिशा में जा रहा है। तो ये हो गया कि, है ना, यानी एक ही दिशा में लगातार कंटिन्यू एक ही दिशा में अगर गमन कर रहा है, गति कर रहा है, तो वो हो गया प्रवाह। क्या हो गया? जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि नदी की धारा की प्रवाह, है ना, नदी के धारा के प्रवाह, तो वह एक ही दिशा में हो रहा है। लेकिन अपवाह का मीन्स हो गया, है ना, कि सभी दिशाओं में, कोई जरूरी नहीं कि ये सारे इलेक्ट्रॉन, है ना, इधर से इधर ही जा रहा है। अपवाह का अर्थ होता है कि कुछ, जैसे इधर से इधर आया, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आया, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है ना, यानी इस अनुप्रस्थ काट से होकर, है ना, भिन्न भिन्न दिशाओं में, है ना, आना जाना। जैसे इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सपोज दैट एक दरवाजा है, गेट लगा हुआ है, और उस गेट से होकर बहुत सारे लोग, है ना, कुछ लोग बाहर से अंदर आ रहे हैं, कुछ लोग अंदर से बाहर जा रहे हैं, है ना, कुछ लोग बाहर से अंदर की ओर और कुछ लोग अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं। तो वहां पर हम कह सकेंगे कि यहां पर इस गेट से होकर लोगों का अपवाह हो रहा है ना, क्या हो रहा है? अपवाह। लेकिन अगर मान लिया जाए लोगों का गमन एक ही दिशा में हो रहा हो, यानी सारे लोग या तो अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं या सारे लोग बाहर से अंदर की ओर आ रहा है, कोई भी बाहर की ओर नहीं जा रहा है, तब वैसी स्थिति में कहेंगे कि प्रवाह हो रहा है, बाहर से अंदर की ओर क्या हो रहा है? प्रवाह। तो किसी चालक से होकर इलेक्ट्रॉनों का अपवाह होता है। इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? यानी इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स जो होते हैं भिन्न भिन्न दिशाओं में, है ना, भिन्न भिन्न दिशाओं में, कुछ इधर है ना, भिन्न भिन्न दिशाओं में इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स जो है गमन करते हैं। तो इस तरह के, है ना, जो गति होती है इसी को अपवाह कहते हैं। लेकिन व्यवहारिकता बोलचाल में हम लोग यही बोलते हैं कि किसी चालक, है ना, के या किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर प्रवाहित होने वाले, अपवाहित नहीं बोल करके क्या बोलते हैं? प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन या आवेश की दर को, प्रवाहित होने वाले आवेश की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और ये सब तो बता ही चुके आप लोगों को कि विद्युत धारा का प्रवाह सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह सदैव निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। तो विद्युत धारा क्या है ना, आप लोगों को समझ में आ गया, है ना? किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर प्रवाहित होने वाले आवेशों की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या अनुप्रस्थ काट से होकर 1 सेकेंड में प्रवाहित होने वाले आवेश को उस चालक से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कहते हैं। तो ये तो हो गया विद्युत धारा की बात, है ना। और हम धारा का, यानी विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, और 1 एम्पियर विद्युत धारा किसको कहते हैं ये भी आप लोग जान गए, है ना, कि यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता हो, 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता हो, तो उस परिस्थिति में उस चालक से होकर प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का परिमाण 1 एम्पियर कहलाता है। क्या कहलाता है? 1 एम्पियर। और अब बता ही चुके कि एम्पियर को हम लोग, है ना, किस तरह से लिखते हैं, तो कैपिटल ए से इंडिकेट करते हैं। और एम्पियर, है ना, अलेसांद्रो मैरी एम्पियर एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के सम्मान में विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर रखा गया है। अब देखिए विद्युत धारा के कुछ और भी, है ना, मात्रक होते हैं, छोटे छोटे मात्रक, जैसे मिली एम्पियर। क्या? मिली एम्पियर। याद रखिएगा कि 1 एम्पियर बराबर, तो 1 एम्पियर बराबर, है ना, 10⁻³
1 एम्पियर बराबर कितना, तो सॉरी 1 एम्पियर नहीं, 1 मिली एम्पियर लिखेंगे ना, 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर। तो मिली एम्पियर इसको इस तरह से लिखते हैं, स्मॉल m और कैपिटल A, इसको पढ़ेंगे क्या, मिली एम्पियर। ये छोटा मात्रक हो गया, एम्पियर से भी छोटा मात्रक क्या हो गया, मिली एम्पियर। और 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर। इससे भी एक और छोटा मात्रक होता है ना, माइक्रो एम्पियर, है ना, क्या, माइक्रो एम्पियर। अब है ना, माइक्रो एम्पियर किसको कहते हैं, है ना, तो 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10⁻⁶ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना होगा, तो 10⁻⁶ एम्पियर। ठीक है, अब देखिए आगे आप लोगों को बताया गया है, अभी जो है ना इसके बारे में थोड़ा बहुत हम चर्चा यहाँ पे कर रहे थे कि जब तार के एक छोर से दूसरे छोर तक, जब किसी चालक तार के एक छोर से दूसरे छोर यानी एक सिरे से दूसरे सिरे तक 1 एम्पियर धारा जाती है, कितनी, 1 एम्पियर धारा जाती है, तब इसका अर्थ क्या हुआ। जैसे अगर कह रहा है कि मान लिया जाए ये चालक तार है, इसका एक सिरा को A से और दूसरे सिरे को B से इंडिकेट करते हैं, तो A से B की ओर, A से B की ओर कितना विद्युत धारा का गमन हो रहा है, 1 एम्पियर का, मान लेते हैं कितना का, 1 एम्पियर, है ना, विद्युत धारा का गमन हो रहा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, है ना, 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, इसका अर्थ क्या हुआ। तो आप लोग याद कीजिए, इसके पहले आप लोग को बताए थे 1 कूलम्ब आवेश, है ना, 1 कूलम्ब आवेश किसको कहते हैं, तो 1 कूलम्ब आवेश बराबर बताए थे 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों का आवेश। बताया था ना कि 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों का आवेश को ही हम कितना आवेश कहते हैं, 1 कूलम्ब आवेश, 1 कूलम्ब आवेश। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि इस चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 1 एम्पियर, कितना एम्पियर, 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या हुई। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि इस चालक से होकर, इस चालक से यानी इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक, है ना, 6.2 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ, प्रवाह नहीं, है ना, अपवाह। अभी बोले ना कि प्रवाह ना बोल करके क्या बोलेंगे, अपवाह हुआ, बोल देते हैं भले हम लोग प्रवाह, लेकिन समझना है कि प्रवाह नहीं हुआ बल्कि क्या हुआ। कहने का मतलब कि जो चालक तार है, थोड़ा सा है ना फिर से अलग से, कि मान लिया ये चालक तार है, ये बीच से ही इसका अनुप्रस्थ दिखा रहे हैं, तो इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से होकर, इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से होकर 1 सेकेंड में, कितने सेकेंड में, कितने इलेक्ट्रॉन आर पार किए। यही नहीं कि सब एक तरफ से दूसरे तरफ जा रहा है, ऐसा नहीं, तब हो जाता प्रवाह। लेकिन बताया ना कि इलेक्ट्रॉन चारों दिशा में, कुछ इलेक्ट्रॉन है ना इधर से इधर जाएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएगा, कुछ इधर आएगा, कुछ है ना इधर भागेगा, कुछ इधर भागेगा, चारों तरफ, यानी है ना। तो यहाँ पर कहेंगे कि 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हुई, इसका अर्थ हुआ कि इस चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर, इस चालक के अनुप्रस्थ, किसी भी अनुप्रस्थ काट से होकर 1 सेकेंड में, कितने सेकेंड में, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों का अपवाह हुआ। क्या हुआ, अपवाह, ठीक है, यानी अपवाहित हुआ। और जैसा कि आपके बुक में बताया गया कि किसी प्रारूपिक तांबे के तार से इलेक्ट्रॉन का अपवाह चाल
किसी प्रारूपिक तांबे के तार से इलेक्ट्रॉन का अपवाह चाल, है ना, 1 mmS, है ना, या 1 mm, है ना, अपवाह की चाल, है ना, बताया गया है 1 mm इनवर्स S कोटि का होता है। ये सब है ना विशेष चीजें जो केवल याद रखना है। तो ये हो गया आपका, है ना, विद्युत धारा की बात चल रही थी। अब यहाँ पर आपसे एक, है ना, और भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या विद्युत धारा सदिश है या अदिश? तो हमारा जवाब क्या होगा? अदिश। क्या होगा? अदिश। वैसे अगर हम, है ना, नॉर्मली तौर पर अगर सोचे तो ऐसा प्रतीत होता है कि विद्युत धारा क्या है? सदिश। क्योंकि आपको सदिश जब बताया गया था तो वहां पर यही बताया गया था कि वैसा, है ना, फिजिकल क्वांटिटी, है ना, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा निर्धारित हो, परिमाण के साथ साथ दिशा भी क्या हो? निर्धारित हो, यानी जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी निहित हो, तो उसको क्या कहते हैं? सदिश। अब देखिए यहां पर, है ना, तो विद्युत धारा का गमन, तो अभी बताएं कि विद्युत धारा का गमन सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, उच्च विभव से। तो यहां पर डायरेक्शन को देख करके आपको ये अनुभव हो रहा है कि वो विद्युत धारा का भी तो एक निश्चित दिशा होता है, विद्युत धारा का भी एक क्या है? निश्चित दिशा होता है, सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गमन करता है। तो इसमें परिमाण भी है, क्या है? जैसे हम कह रहे हैं, मान लिया जाए, है ना, ये कोई हमारा चालक तार है, ये कोई क्या है, और कह रहे हैं कि इस चालक तार से होकर के 10 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। विद्युत धारा I का परिमाण कितना बताया जा रहा है? 10 एम्पियर, है ना। और किधर से किधर? तो A से B की ओर। विद्युत धारा की दिशा क्या है? A से, एरो का चिन्ह इंडिकेट कर रहा है A से B की ओर। तो यहाँ पर लग रहा है कि वो इसमें तो, है ना, दिशा भी है और क्या है? परिमाण भी है। अतः ये कैसी राशि होनी चाहिए? सदिश। कैसे? सदिश। बट याद रखिएगा कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अदिश क्यों है? क्योंकि अभी बताएं, है ना, कि चालक से होकर के जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है ना, या अपवाह, इलेक्ट्रॉनों का जो अपवाह होता है वह किसी खास दिशा में नहीं होता है, बल्कि भिन्न भिन्न दिशाओं में होता है, चारों तरफ होता है, भिन्न भिन्न दिशाओं में, है ना। और जब इस चालक से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना, तो उस विद्युत धारा का प्रभाव भी चारों ओर होता है। ये विद्युत धारा अपने चारों ओर एक प्रभाव उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? एक प्रभाव उत्पन्न करता है, एक क्षेत्र का, एक एरिया, एक सर्कल का निर्माण करता है, जिसे विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युतीय क्षेत्र। यही कारण है कि इसका कोई निश्चित, है ना, दिशा निर्धारित नहीं होता है, इसीलिए विद्युत धारा को अदिश माना गया है। क्या माना गया है? अदिश। तो ये हो गया विद्युत धारा। इसके बाद आप लोगों को पढ़ना है विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। ठीक है, तो ये विद्युत परिपथ क्या है, थोड़ा सा हम लोग इस पर भी चर्चा कर लें। विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो विद्युत परिपथ तो आप सभी इससे अवगत होंगे, भले ही, है ना, आप इसको किताबी भाषा के अनुरूप नहीं समझ पा रहे हो, अलग बात हो, लेकिन परिचित सभी को ही है। जैसे हम अपने घरों में विभिन्न विद्युतीय साधित्रों, बल्ब, विद्युतीय साधित्र, या उसी को उपकरण भी बोल सकते हैं, संयंत्र भी बोल सकते हैं, जैसे बल्ब है, पंखा है, टीवी है, फ्रिज है, आदि आदि, है ना। बहुत सारे ऐसे विद्युतीय उपकरण का उपयोग हम घरों में करते हैं।
और इन सब का उपयोग करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने घरों में चालक तार, स्विच, है ना, फ्यूज आदि आदि विभिन्न सारे विद्युतीय, है ना, पार्ट पुर्जों का एक जाल सा बिछाते हैं, जिसको आमतौर पे हम लोग घरेलू बोलचाल की भाषा में कहते हैं वायरिंग, है ना, कि घर में क्या करवाते हैं, वायरिंग करवाते हैं। तो वो जो आप घरेलू वायरिंग जो देख रहे हैं, है ना, जिसको बोलचाल में हम लोग वायरिंग कर रहे हैं, वही आपका क्या है, विद्युत परिपथ है। विद्युत क्या है, परिपथ। अब इसको आपको परिभाषित करना है ना, तो कैसे परिभाषित कीजिएगा? अगर पूछ दे आपसे कि विद्युत परिपथ क्या है ना, तो कहेंगे कि विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हम विभिन्न विद्युतीय साधित्र यानी उपकरण, जैसे स्विच हो गया, फ्यूज हो गया, सर्किट हो गया, और भी बहुत तरह के, है ना, चालक तार हो गया। तो विभिन्न विद्युतीय साधित्रों की एक बंद संयोजित व्यवस्था का निर्माण करते हैं, एक बंद संयोजित व्यवस्था का निर्माण करते हैं, जिसके माध्यम से हम विद्युत धारा को एक विद्युतीय साधित्र से दूसरे विद्युतीय साधित्र तक पहुंचाने का काम करते हैं। अर्थात विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करते हैं। अब जैसे देखते हैं ना, हम लोग वायरिंग करते हैं, तो वायरिंग करते हैं तो क्या है ना, अब मान लिया जाए कि जितने भी पंखा है, बल्ब है घर में लगा हुआ, सबके लिए अलग अलग स्पेशल तार लाते हैं हम लोग, नहीं, है ना, एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए, है ना, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को लिंक करते हैं। जैसे एक रूम में, है ना, मान लिया जाए एक कनेक्ट, है ना, एक गर्म तार एक ठंडा तार लाते हैं, है ना, मेन बोर्ड में। अब वहाँ से फिर हर एक के लिए अलग अलग वायर निकालते हैं, जोड़ते हैं। तो इस तरह की जो एक बंद व्यवस्था बन जाती है, वही बंद व्यवस्था हमारा क्या कहलाता है, विद्युत परिपथ। अब इसको बहुत संक्षिप्त रूप में हम लोग, है ना, सरल ढंग से परिभाषित करेंगे। देखिए, नाम ही है विद्युत परिपथ। परिपथ, पथ मीन्स रास्ता, यानी कहेंगे कि चालक तारों एवं विभिन्न विद्युतीय साधित्रों से मिलकर, चालक तार एवं विभिन्न विद्युतीय साधित्रों से मिलकर या संयोजित वह बंद व्यवस्था जिससे होकर विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करवाया जाता है या एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, तो उस बंद व्यवस्था को या उस बंद परिपथ को ही क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ। फिर से सुन लें कि चालक तार एवं विभिन्न विद्युतीय साधित्रों से संयोजित वह बंद व्यवस्था जिनसे होकर विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करवाया जाता है, तो उस बंद व्यवस्था को ही क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। अब यहाँ पर इस परिभाषा से क्लियर हो रहा है कि विद्युत परिपथ दो प्रकार के हो गए। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक बंद परिपथ और दूसरा खुला परिपथ। एक बंद विद्युत परिपथ और दूसरा खुला विद्युत परिपथ। अब दोनों का अर्थ क्या हुआ? बंद विद्युत परिपथ का अर्थ हो गया कि वैसा विद्युत परिपथ जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है ना, थोड़ा सा नाम से उल्टा अर्थ हो रहा है। हम बोल रहे हैं बंद विद्युत परिपथ, तो बंद विद्युत परिपथ का अर्थ वैसा विद्युत परिपथ जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह
हो रहा है ना, प्रेजेंट में कह सकते हैं, वर्तमान में विद्युत धारा का प्रवाह यदि हो रहा है तो वह विद्युत परिपथ क्या कहलाएगा? बंद विद्युत परिपथ। और खुला विद्युत परिपथ मीन्स, है ना, वैसा विद्युत परिपथ जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? खुला विद्युत परिपथ। अब इसको हम लोग देखिए, है ना, सांकेतिक रूप में कैसे दर्शाते हैं। एक साधारण, एक सरल विद्युत परिपथ को हम कैसे दर्शाते हैं। यहां पर आप लोग देखिएगा, है ना, कि जितने भी विद्युतीय साधित्र का हम इस्तेमाल करते हैं परिपथ में, अब देखते हैं घरों में वायरिंग में बहुत सारा, है ना, उपकरण लगता है ना, स्विच लगता है, प्लग लगता है, चालक तार जुड़ते हैं, फ्यूज जुड़ता है ना, और भी बहुत सारे विद्युतीय उपकरण को जोड़ा जाता है। एमीटर को जोड़ते हैं हम लोग, वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं। तो उन सबको हूबहू उसी रूप में न दर्शा करके सांकेतिक रूप में दर्शाया जाता है। किस रूप में? जैसे यहाँ पर ये जो हमने दिखाया है ना, ये कई सेल, है ना, 1 2 3, इसमें 3 सेलों की एक व्यवस्था है जिसे बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैटरी। ठीक है, यह एक विद्युतीय स्रोत हो गया जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होगी। उसके बाद, है ना, देखते हैं कि विद्युत परिपथ में एक स्विच, जिसको हिंदी में हम लोग कुंजी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुंजी। एक स्विच लगा हुआ होता है। अगर ये स्विच का संकेत हो गया, अगर बीच में इसको एक, है ना, यहाँ पर बिंदु जैसा दे देंगे तो ये हो गया बंद स्विच। कैसा स्विच? बंद स्विच। और अगर यह नहीं दिया हुआ है तो वो क्या माना जाएगा? खुला स्विच। अब यहाँ पे देखिए, है ना, इस तरह से चालक तार को हम दर्शाएंगे। यहाँ पर एक और उपकरण, विद्युतीय उपकरण को जोड़ देंगे जिसको ए से इंडिकेट करेंगे। ये हो गया एमीटर। क्या हो गया? एमीटर, जो क्या करता है? विद्युत धारा की प्रबलता को मापता है कि इस परिपथ से होकर कितनी प्रबलता वाला विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। इस तरह, है ना, का जो संकेत है यह प्रतिरोधक को, है ना, दर्शाता है। प्रतिरोधक, है ना, जिसके विषय में आगे आप लोगों को बताएंगे कि ये 2 प्रकार का होता है, एक अस्थिर प्रतिरोधक और एक परिवर्तनशील प्रतिरोधक। तो ये कोई प्रतिरोधक, है ना, प्रतिरोधक के रूप में आपको जैसे बल्ब हो गया, पंखा हो गया, या कोई भी विद्युतीय साधित्र को आप कनेक्ट कर सकते हैं, जिसको प्रतिरोधक को आमतौर पे बताएं कि हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? आर से। और प्रतिरोधक के जगह पे ज्यादातर हम लोग व्यवहार में क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। अब, है ना, यहां पर एक और उपकरण को जोड़ेंगे। ऊपर भी जोड़ सकते हैं या नीचे भी जोड़ सकते हैं। अच्छा, ऊपर ही, है ना, दर्शा देते हैं। इसको भी से इंडिकेट करते हैं। ये 2 पॉइंट दिखाए, ए बिंदु और बी बिंदु। तो ए और बी के बीच एक और, है ना, विद्युतीय साधित्र जुड़ा होता है जिसको क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर, जो परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है। किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने वाला युक्ति या यंत्र को क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है, एमीटर विद्युत धारा को मापता है। ये बैटरी या, है ना, एक रहेगा सिर्फ सिंगल इस तरह से, तो इसको क्या बोलेंगे? सेल। क्या बोलेंगे? सेल। एक बड़ी लकीर जो है वह उच्च विभव को दर्शाता है और छोटी जो लकीर है वह निम्न विभव को, यानी एक, है ना, जो है धन ध्रुव और एक ऋण ध्रुव को, पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल को इंडिकेट करता है। याद रखेंगे, अगर हम इसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक अगर दर्शाएंगे
तो ये जो धन ध्रुव है वो बड़ी होनी चाहिए और पतली लाइन होनी चाहिए, और छोटी वाली जो लाइन है वो मोटी, थोड़ा उसको थोड़ा है ना मोटी दिखाएंगे, तो ये ऋण ध्रुव को दर्शाता है। छोटी और मोटी जो है ना लाइन होती है वो ऋण ध्रुव को। लेकिन ये सब है ना हम लोग उतना व्यवहारिकता ध्यान नहीं देते हैं, सीधे एक बड़ा और छोटा पर ध्यान देते हैं कि बड़ा वाला धन ध्रुव और छोटा वाला ऋण ध्रुव। तो यह हो गया एक सेल, एक क्या हो गया सेल, ठीक है। जैसे अभी हम बोल रहे थे कि दो है ना भिन्न भिन्न विभव, उच्च विभव और निम्न विभव, उच्च विभव और निम्न विभव वाले दो पिंडों को अगर किसी चालक तार से हम जोड़ देते हैं, तो जोड़ देने के बाद है ना उन दोनों के बीच विद्युत धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। किसका प्रवाह शुरू हो जाता है? विद्युत धारा का प्रवाह। और यह प्रवाह सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। लेकिन कब तक, है ना, ये बात हमारे माइंड से निकल गया था कि ये भी हमको ध्यान रखना है, ख्याल रखना है कि कब तक विद्युत धारा प्रवाहित होगी। क्या कंटिन्यू, लगातार, अनवरत? तो कहेंगे नहीं, है ना। जैसे जैसे विद्युत धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा, है ना, तो समय के साथ साथ विद्युत धारा के प्रवाह, विद्युत धारा के प्रवाह की जो प्रबलता है, तीव्रता है, वो क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। क्यों? क्योंकि है ना ये जो उच्च विभव है ना, यह धीरे धीरे घटेगा और निम्न विभव का मान धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ेगा। इसका विभव बढ़ेगा और इसका विभव क्या होगा? घटेगा। और एक ऐसा समय आएगा कि दोनों पिंडों के विभव का मान क्या हो जाएगा? इक्वल, बराबर। दोनों पिंडों के विभव का मान क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, इक्वल। और वैसी स्थिति में विद्युत धारा का प्रवाह क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। विद्युत धारा का प्रवाह होना क्या हो जाएगा? बंद। जैसे आप लोग देखते हैं ना घड़ी आदि में जो हम लोग सेल, जिसको व्यवहारिकता हम लोग बैटरी बोलते हैं, शुष्क सेल लगा हुआ रहता है ना इस तरह का, जिसमें एक है ना पीतल की टोपी रहती है, पीछे में जस्ते का खाली पेंदा होता है ना, और इसके चारों ओर कूट की एक परत लगी रहती है, गत्ता लगा हुआ रहता है। तो ये जो पीतल की टोपी लगी रहती है ऊपर में, ये धन ध्रुव का काम करता है। और पीछे में जो जस्ते का है ना एक पेंदी होती है, जो ऋण ध्रुव का काम करता है। किसका? और आप देखे होंगे व्यवहारिकता ऐसा प्रयोग घर में करके भी देख सकते हैं, है ना। ये कोई बहुत बड़ा उपकरण नहीं है कि एक पतला सा तार ले लीजिए, चालक तार, और उसके दोनों सिरों को हल्का छिलकर एक सिरे को धन ध्रुव से सटा दीजिए और दूसरे सिरे को ऋण ध्रुव से, और उसके बीच में एक छोटा वाला जो बल्ब आता है, टॉर्च आदि में जो हम लोग देखते हैं छोटा बल्ब लगा हुआ रहता है, उसको जोड़ दीजिए, है ना। तो देखिएगा कि ये जो छोटा बल्ब है ना, इसमें हम लगा दिए, ये छोटा बल्ब क्या होगा? जलने लगता है। क्या होता है? जलना प्रारंभ कर देता है। अब इसी तरह से इस व्यवस्था को कर कर छोड़ दीजिए तो देखिएगा कि धीरे धीरे है ना इसकी रोशनी घटती जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे इसको हम कनेक्ट कर दिए तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऋण ध्रुव को निम्न विभव और धन ध्रुव को उच्च विभव, पहले ही सब बता दिए हैं। तो विद्युत धारा का प्रवाह सदैव किधर से किधर होता है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। और एक ऐसा समय आएगा कि दोनों ध्रुव के विभव क्या हो जाएगा? एक समान। धीरे धीरे धन ध्रुव का विभव घटेगा और ऋण ध्रुव का विभव क्या होगा? बढ़ेगा। और एक ऐसा समय आएगा कि दोनों का विभव है ना बराबर हो जाएगा। परिणामतः इस चालक तार से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा रुक जाएगी और हम देखते हैं कि बल्ब जलना क्या हो गया? बंद। वैसी स्थिति में हम क्या बोलते हैं इस बैटरी के बारे में? कि बैटरी हमारा क्या हो गया? समाप्त, यानी डिस्चार्ज। क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया। ठीक है। अब यहां पर आप थोड़ी देर के लिए कल्पना करें कि अगर हम चाहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो, यह बल्ब हमेशा सालों साल है ना चलता रहे, बैटरी कभी डिस्चार्ज ना हो, बल्ब हमेशा जलता रहे, तो इसके लिए आपको कोई ना कोई साधन अपनाना पड़ेगा कि बल्ब हमेशा जलता रहे। तो बल्ब हमेशा कब जलेगा? जब उसको विद्युत धारा मिलता रहेगा।
और विद्युत धारा इस चालक तार से होकर विद्युत धारा कब प्रवाहित होगा? जब दोनों ध्रुवों, दोनों टर्मिनलों के विभव डिफरेंट होगा, एक उच्च विभव पर रहेगा और एक सदैव निम्न विभव पर, तभी ना धारा बहेगा। तो ऐसा करने के लिए चालक तार के दोनों सिरों, चालक तार के दोनों सिरों के बीच विभव में अंतर, विभव में अंतर अर्थात विभवांतर, विभव में अंतर अर्थात विभवांतर को बनाए रखना बहुत जरूरी है, तभी हमको लगातार धारा मिलेगी। अगर हम दोनों के विभव को हमेशा कायम नहीं रखते, एक को सदैव उच्च विभव पर और दूसरे को सदैव निम्न विभव पर अगर स्थिर नहीं रखते हैं, तो वैसी स्थिति में हमको लगातार विद्युत धारा का परिमाण एक समान प्राप्त नहीं होगा, धीरे धीरे उसका मान घटता जाएगा और एक समय आएगा कि विद्युत धारा प्रवाहित होना बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, है ना, दोनों बिंदुओं, दोनों सिराओं, यहाँ या यहाँ भी बोल सकते हैं कि इस बिंदु और इस बिंदु के बीच विभव में अंतर को कैसे बनाए रख सकते हैं हम? तो इसके लिए, है ना, जिस युक्ति का हम लोग उपयोग करते हैं वही क्या है? सेल। क्या है? सेल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सेल क्या है, सेल क्या है, तो कहेंगे कि सेल या विद्युत सेल एक ऐसी विद्युतीय युक्ति है या एक ऐसी विद्युतीय साधन है जो किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को हमेशा कायम रखता है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को बनाए रखने वाली, विभवांतर को बनाए रखने वाली युक्ति को, साधन को ही क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। यानी सेल जो है लंबे समय तक चालक तार के दो बिंदुओं के बीच के विभव में अंतर अर्थात विभवांतर को कायम रखता है। तो ये हमारा एक साधारण विद्युत परिपथ, बंद विद्युत परिपथ, कैसा? क्योंकि स्विच यहां बंद है तो ये बंद विद्युत परिपथ तैयार हो गया, है ना। चूंकि ये, है ना, अभी बताया कि जो बड़ी लकीर होती है उधर धन ध्रुव और जो छोटी लकीर होती है उधर क्या होता है? ऋण ध्रुव। तो विद्युत धारा का प्रवाह सदैव, है ना, धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर, यानी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। ये हो गया मीटर, ये हो गया वोल्ट मीटर, ये हो गया प्रतिरोधक, ये हो गया बैटरी और ये हो गया कुंजी। तो इस तरह से, है ना, हम सांकेतिक रूप से एक विद्युत परिपथ को दर्शाने का काम करते हैं। अगर यहाँ पर से इस बिंदु को हटा दिए तो ये आपका हो गया खुला विद्युत परिपथ। कैसा विद्युत परिपथ? अर्थात एक ऐसा विद्युत परिपथ जिससे अभी वर्तमान में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। और अगर यहाँ पर हम इसको ऐसे कर दिए तो इसका मतलब हो गया क्या? बंद विद्युत परिपथ, यानी जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। तो ये आज हम लोग देख लिए विद्युत धारा क्या है ना, सेल क्या है और विद्युत परिपथ क्या है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उसके बाद आगे आप लोगों को विभवांतर के बारे में पुनः बताया गया है। उसके बाद और भी बहुत सारे छोटे छोटे पद हैं, जैसे एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर क्या है ना, एमीटर और वोल्ट मीटर में क्या अंतर है ना, इनका क्या उपयोग है, इन सब के बारे में बताया जाएगा। और साथ ही साथ ओम का नियम और इसका सत्यापन कैसे किया जाता है इसके बारे में भी बताया जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।